हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अरुण यादव ट्रेडिंग सॉल्यूशंस के इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेडिंग सॉल्यूशंस के एक जो इसका प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले किन चीज़ों का जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आखिर वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। एक किसी भी सेगमेंट में काम करने से पहले क्या चीज़ें मुझे ज़रूरी होती हैं, क्या मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। दोस्तों, आज के नेक्स्ट जो आज का एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमको अपना एक पाथ फाइंड आउट करना है, किस तरीके से कि कौन सा सेगमेंट, मार्केट में कई सारे सेगमेंट होते हैं काम करने के लिए। अगर हमने ये चूज़ किया है कि मुझे स्टॉक मार्केट में एंटर करना है और ये प्रोफेशन को मुझे सीरियसली लेना है, तो आखिर कौन से ऐसे रास्ते हैं, मुझे कौन सा सेगमेंट है जहाँ मुझे चूज़ करना चाहिए जो मेरे कंफर्टेबल जोन में आता हो। उन कंफर्टेबल जोन को हम फाइंड आउट करने के लिए उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरीके से उसमें क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसके साइज़ क्या हैं, क्या वो हमारे लिए कंफर्ट है कि नहीं है, मनी वाइज आइदर टाइम वाइज। हर एक सेगमेंट का एक टाइमिंग होता है, हर एक सेगमेंट के लिए एक मनी का रिक्वायरमेंट अलग होता है, हर एक सेगमेंट के लिए उसका रिस्क अलग होता है। तो अगर हम एंटर किए हैं मार्केट में तो उसके लिए पहले उस सेगमेंट को हमको एक अच्छे से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि कितने एक्टिव सेगमेंट्स हैं हमारे मार्केट में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा एक सेगमेंट है वो है इक्विटी। दोस्तों, जो हमारी मार्केट में जो इक्विटी सेगमेंट है ये काम करता है हमारे जो दो एक्सचेंजेस हैं, बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों का वॉल्यूम इक्वलेंट है, लगभग कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। आप किसी भी एक एक्सचेंज में काम कर सकते हैं। दोस्तों, इक्विटी सेगमेंट के अंदर जो मार्केट में कई सारे और इसके सब सेगमेंट्स काम करते हैं, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और किस तरीके से वो आगे देखेंगे। तो मेनली 3 एक्टिव सेगमेंट्स हैं हमारे आज के बाजार में। इक्विटी है, करेंसी है, कमोडिटी है। तो 3 सेगमेंट्स में पहले हम जानेंगे दोस्तों आज इक्विटी सेगमेंट के बारे में। तो इक्विटी सेगमेंट के बारे में जानने से पहले हम ये बता दें कि इक्विटी सेगमेंट जो होता है वो जिसको आप एक नॉर्मल वे में स्टॉक मार्केट या जो भी आप अपने हिसाब से जानते हैं ये वही होता है। तो इसके अंदर और कौन से सब सेगमेंट्स होते हैं जो काम करते हैं। तो दोस्तों, पहला होता है इक्विटी कैश। इक्विटी कैश क्या होता है? जो नॉर्मल किसी भी कंपनी जो भी आईपीओ के थ्रू अपने जो शेयर्स को मार्केट में पब्लिकली लिस्ट करता है, उन शेयरों को हम बाई करते हैं, सेल करते हैं एक्टिव आवर्स के अंदर, जो भी मार्केट की टाइमिंग के अंदर होता है। और इक्विटी कैश का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम उतने ही कैश के साथ में, मान लेते हैं कि हमारे पास में 1000 रुपीज़ है, तो अगर कोई शेयर 100 रुपये का काम कर रहा है तो हमारे 1000 रुपीज़ में आएंगे 10 शेयर। उन्हीं 10 शेयर को हम बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। दोस्तों, सेल करने का ऑप्शन थोड़ा सा अलग है यहाँ पे कि सेल हमारे लिए जो भी हमारे एक्सचेंजेस हमको अलाउड करते हैं वो होता है डेट इंट्राडे के लिए। अगर आप अपने कैश मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो शेयर्स को आप इंट्राडे के हिसाब से ही सेल कर सकते हैं। 3:30 बजे, 3:20, 25 जो भी टाइमिंग है, आपको स्क्वायर अप करना पड़ेगा। अगर आपको पोजिशनल सेल करना है तो उसके लिए आपको फ्यूचर सेगमेंट में जाना पड़ता है। ये हम आगे जब बात करेंगे, जब इस इक्विटी सेगमेंट के अंदर जब हम एंटर करेंगे उसके बारे में, तब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम उनको सॉर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से बाई कर सकते हैं, उसमें किस तरीके से काम होता है। ये एक आगे का सब्जेक्ट है। तो कैश का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल कैश है उसके हम कितने शेयर बाई कर सकते हैं और इंट्राडे में उतने ही के हम शेयर सेल कर सकते हैं। ये हमारा हो गया इक्विटी कैश। इसके बाद आता है दोस्तों इक्विटी फ्यूचर्स। इक्विटी फ्यूचर्स क्या होता है? दोस्तों, फ्यूचर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक लीवरेज प्रोवाइड करता है। सपोज दैट एक लॉट साइज होता है, जो भी स्टॉक हैं, जो भी इक्विटी में कैश में एफ बोलते हैं, तो इक्विटी कैश के सपोज दैट मार्केट में 4000 शेयर काम कर रहे हैं, तो 4000 शेयर में सारे फ्यूचर्स में काम नहीं करते हैं। फ्यूचर्स के लिए निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं वो फ्यूचर्स में काम करते हैं। उनमें जो भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं
जो भी शेयर हैं 50 शेयर, उनका एक फ्यूचर लॉट साइज होता है। किसी का 200 होगा उसके प्राइस के हिसाब से, जिसका प्राइस ज़्यादा होगा उसके लॉट साइज कम होगा, जिसका प्राइस कम होगा उसके लॉट साइज ज़्यादा होगा। तो दोस्तों उसमें अराउंड जो भी एक लिमिट होती है 7 से 8 लाख 9 लाख के अराउंड आपके बजट में एक लॉट साइज तैयार किया जाता है। दोस्तों वो लॉट साइज आप कुछ प्रीमियम देके बाई कर सकते हैं, जो आज की करंट कंडीशन में 1.5 लाख 2.25 लाख के अराउंड में आपका आ जाता है। तो वो एक लीवरेज सेगमेंट है कि आप 2 लाख रुपए में 10 लाख की चीज़ को पोजीशन को आप होल्ड कर रहे हैं। तो उसमें जानना क्या ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें जानना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से आपका जो लॉस और जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है दोस्तों, वो आपका वो उसी क्वांटिटी के हिसाब से जाता है जो उसका टोटली लॉट साइड उसकी जो वैल्यू है। सपोज दैट वो वैल्यू जो 10 लाख है, तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो 10 लाख के एवरेज में ही चलेगा। तो ये चीज़ को हमने ज़्यादा जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने पैसा 2 लाख रुपए उसमें लगाया हुआ है तो प्रॉफिट लॉस 2 लाख के हिसाब में होगा, नहीं। फ्यूचर्स में जो भी काम होंगे वो उसकी फ्यूचर्स की जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा। तो फ्यूचर्स में जाने से पहले इस चीज़ को हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होगा दोस्तों। इसके बाद आता है इक्विटी ऑप्शंस। दोस्तों जो भी स्टॉक्स जो काम कर रहे होते हैं मार्केट में, उसके ऑप्शंस भी बाजार में मौजूद होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इक्विटी ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस एक ऐसा सेगमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमको बहुत थोड़ा सा प्रीमियम देके उसके पूरी वैल्यू को, पूरे जो लॉट है उसकी ऑनरशिप मिल जाती है। बहुत थोड़ा सा प्रीमियम लगता है इवन बाई साइड पे। अब इसमें सेल साइड भी होती है, शॉर्ट सेलिंग जिसको कॉल राइटिंग बोलते हैं, ऑप्शंस राइटिंग बोलते हैं, उसमें मार्जिन ज़्यादा लगता है। बट हम अभी बाइंग साइड की बात करते हैं कि ऑप्शंस के बाइंग साइड का क्या रेशियो है। उसमें जो एक प्रीमियम होता है, थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। सपोज दैट 10 रुपये प्रीमियम चल रहा है किसी भी प्राइस का, किसी भी प्राइस पे, और सपोज दैट अब उसमें एक्सपायरी भी अलग अलग आती है, वो हम जब कवर करेंगे उन सेगमेंट को डिटेल में तब जानेंगे। अभी दोस्तों सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, तो वो उसके हिसाब से उसका एक प्राइस होता है ऑप्शंस का जिसको प्रीमियम बोलते हैं। उस प्रीमियम के हिसाब से उसकी पूरी लॉट साइज का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उसका पूरी ऑनरशिप मिल जाएगी उतने अमाउंट में। तो ये क्या है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे इसका टाइम डिके प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों जब वो इसके अंदर हम एंटर करेंगे तब हम जानेंगे कि इसका और आगे क्या मतलब होता है। बट क्या है, उसके ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद होते हैं कि हम उसको बाई करके और उतनी ही लॉट साइज की एक ऑनरशिप हम ले सकते हैं कम अमाउंट में। तो इक्विटी में काम करने के 3 तरीके हुए, इक्विटी कैश हुआ, इक्विटी फ्यूचर्स हुआ और इक्विटी के ऑप्शंस हुए। दोस्तों इसके बाद इंडेक्स के भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के होते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक्टिव जो इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं वो हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। निफ्टी के भी फ्यूचर्स होते हैं, निफ्टी के भी ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं। तो हमको ज़्यादा जानना जरूरी है कि हमको किस तरीके से काम करना है। अब फ्यूचर्स और ऑप्शंस में काम करने के लिए ऑप्शंस थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा हो जाता है। फ्यूचर्स में क्या रिस्की फ्यूचर्स भी बहुत ज़्यादा होता है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा आपका जो अमाउंट है वो बड़ा होना चाहिए। आप छोटे अमाउंट से फ्यूचर्स को आप नहीं कर सकते हैं, करने के लिए आप कर सकते हैं बट उसमें रिस्क आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मान लेते हैं कि एग्जांपल देते हैं कि आपने कोई भी एक लॉट साइज उठाया जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं। अगर आप उसमें मिनिमम स्टॉप लॉस लगाएंगे, हो सकता है 10 से 15,000 20,000 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस लगेगा, जो आपको हमेशा खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो किसी भी टाइम उतना आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अब आपका 20,000 रुपये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप उस वैल्यू को अगर अपने 2 लाख के हिसाब से काउंट करेंगे तो वो आपका कितना आएगा, 10% आएगा। तो 10% के लिए अगर आप रेडी हैं तो वो काम कर सकते हैं। आप 10 लाख के हिसाब से 20,000 का परसेंटेज नहीं निकालेंगे क्योंकि आपका अमाउंट तो 2 लाख ही है। तो आपको मैं सजेस्ट ही करूंगा कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में पहले एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अभी आप बिगिनर हैं, जिस तरीके से हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग फेज में हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाने वाला सेगमेंट है वो होना चाहिए इक्विटी कैश। कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास जितना अमाउंट है उसी में आपको पोजीशन लेनी चाहिए, ताकि उससे आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी कि जैसे ही आप कोई चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, सपोज दैट आप किसी चीज़ में ट्राई कर रहे हैं कि प्राइस किस तरीके से काम कर रहा है, ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपको जो भी ट्राई करना है
तो आप अपने अमाउंट के हिसाब से कर सकते हैं, तो उसमें जो लॉस होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल मिनिमम रहेंगे। आपको पता रहेगा मेरा स्टॉप लॉस क्या, और वो बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होगा, आपके हिसाब से वो मैनेजेबल होगा, आप मैनेज कर सकते हैं। अकाउंट भी अलाइव रहेगा ताकि आप आगे भी ट्रेडिंग कर सकें। सीखने के लिए सबसे अच्छा सेगमेंट होता है इक्विटी कैश। जब आप धीरे धीरे काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल होने लगते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है इक्विटी कैश में, इसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इस तरीके के सेगमेंट में आप एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा प्रीफर करूंगा, आपको बोलूंगा भी इस चीज़ को कि जो मैंने ट्राई किया अपनी लाइफ में वो आप भी करें। सबसे पहले इक्विटी कैश, जब तक उसमें मास्टरी हासिल नहीं करते हैं तब तक आप आगे के सेगमेंट्स में एंटर ना करें। इसके बाद में आगे वाले पोर्शन में हम देखते हैं दोस्तों, आता है कि हमारा करेंसी सेगमेंट। करेंसी सेगमेंट में हमारे मार्केट में एक करेंसी सेगमेंट भी काम करता है। इसमें जो कुछ पेयर्स में काम होता है, तो जो इंडियन मार्केट में जो एक्टिव पेयर्स हैं वो आज की कंडीशन में हैं USD INR, JPY, GBP एंड यूरो INR। ये 4 पेयर जो हमारे हैं मार्केट में इस समय करंटली एक्टिव हैं। इन पेयर्स के जो फ्यूचर्स होते हैं वो हमारे इसमें काम करते हैं। अब देखिए, कैश की तरह इसमें कोई कैश का ऑप्शन नहीं होता है, इसमें आपको फ्यूचर्स में ही काम करना पड़ता है जो कि मंथली एक्सपायरी होते हैं। तो USD INR का जो लॉट साइज होता है, हर एक फ्यूचर्स का लॉट साइज होता है, जैसे मैंने बताया भी कि हर एक फ्यूचर्स का, जहां भी आप फ्यूचर सेगमेंट में काम करते हैं, एक लॉट साइज होता है। तो जो करेंसी का सेगमेंट का, जो करेंसी में जो फ्यूचर का लॉट साइज होता है वो 1000 के मल्टीप्लाई में होता है। दोस्तों बस इसमें काम करने का सबसे अच्छा बेनिफिट, अगर आपको फ्यूचर्स में काम करना है तो मेरी एक हमेशा एक राय रहेगी कि आप करेंसी में अगर काम करें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप फ्यूचर्स में काम करना चाहते हैं। क्योंकि इसका जो अमाउंट होता है, अमाउंट तो अराउंड उतना ही जाता है, बट थोड़ा सा कम होता है अराउंड उस हिसाब से। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है, करेंसी में काम करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो मोमेंट होते हैं वो इतने ज़्यादा वाइल्ड नहीं होते हैं कि आपकी बहुत बड़े अमाउंट को वाइप आउट कर दें। तो आप अगर लर्निंग फेज में हैं, आप पहले इक्विटी कैश में काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं धीरे धीरे फ्यूचर्स में किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इसका मार्जिन सिस्टम होता है। सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है कि फ्यूचर्स के मार्जिन सिस्टम क्या होते हैं। जो भी मार्जिन सिस्टम होते हैं, अभी आपको लग रहा है, आपने काउंट किया कि 1000 है, इसके बाद वो प्रॉफिट हो रहा है उसमें, तो वो प्रॉफिट आपके मार्जिन में ऐड होगा, जाके लॉस हो रहा है तो वो कम होगा, तो आपको कितना मार्जिन चाहिए होगा आपके अकाउंट में, कैसा क्या चाहिए होगा। ये सब चीज़ें जब आप फ्यूचर का कोई लॉट में ट्रेड करेंगे उसके बाद ही पता लगेगा। वो पता करने के लिए आप अगर इक्विटी के फ्यूचर्स में जाएंगे तो एक काफ़ी बड़े रिस्क की तरफ आप मूव कर जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप करेंसी सेगमेंट में काम करिए, क्योंकि इसमें जो मोमेंट होते हैं वो काफ़ी इतने ज़्यादा वाइल्ड नहीं होते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सके, और आपको इसका मार्जिन सिस्टम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम होता है। तो हमारे यहाँ 4 अलाउड हैं, जैसे USD INR जो हमारा डॉलर है उसका INR के साथ में जो पेयर है उसका फ्यूचर है, जापानीज येन का फ्यूचर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है, पाउंड का है अवेलेबल है, और यूरो का है। तो ये 4 सेगमेंट हैं आपके मार्केट में। आपका जो भी इक्विटी अकाउंट होता है उसी के साथ में ये अटैच होता है, आप उसमें भी काम कर सकते हैं। मार्जिन, इसमें मार्जिन भी बहुत कम लगता है, और जो इसका मूवमेंट है वो भी इतना आराम से चलता होता है कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई थिंक, फ्यूचर्स को समझने के लिए। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अगर फ्यूचर्स की तरफ, वो भी जब इक्विटी में सारी चीज़ें कि किस तरीके से प्राइस मूव करते हैं, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट होने लगे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको फ्यूचर्स में मूव करना चाहिए, तो आप करेंसी सेगमेंट को चूज करिएगा। इसके बाद में आगे जो है इक्विटी फ्यूचर्स में आप मूव कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो तीसरा सेगमेंट होता है हमारा वो है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में जो काम होता है वो ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करता है वो MCX एक्सचेंज होता है, जो इंडिया का एक्सचेंज है। इसके बाद इसमें किन किन चीज़ों पे काम होता है, तो जो कमोडिटी सेगमेंट में है उसमें बेस मेटल्स हैं, बुलियंस हैं, एनर्जी सोर्सेज, मेनली ये चीज़ें हमारे यहाँ काम करती हैं। बाकी एक NCDX और एक्सचेंज होता है जिसमें हल्दी, धनिया, उन सब चीज़ों पे काम होता है, बट हम मेनली उन पे बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड हैं और सबसे ज़्यादा अराउंड अच्छी चीज़ है जिस पे काम करने के लिए आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो इसमें बेस मेटल्स में कौन कौन से आते हैं? बेस मेटल जैसे निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक है, एल्यूमिनियम है। अभी इनके इससे पहले कुछ दिनों पहले से लगभग अराउंड 1 साल पहले इसमें कुछ मिनी लॉट्स हुआ करते थे। मिनी लॉट्स आते थे, जैसे निकल का है, कॉपर का है, जिंक का, एल्यूमिनियम का, इनके मिनी लॉट्स होते थे। उसमें आप काम करने का बेनिफिट ये हुआ करता था
या होता था कि थोड़ा मार्जिन कम लगता था, बहुत ज़्यादा सीखने के बेसिस से, लर्निंग के पर्पज से बहुत अच्छा वो था। लेकिन अब इनके मिनी लॉट्स को रिमूव कर दिया गया। अब इनके मिनी लॉट्स काम नहीं करते हैं, मेगा लॉट्स होते हैं जो 5000 के मल्टीप्लायर में होते हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लगता है, तो इसके लिए अमाउंट थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि जो इनके मूव होते हैं, क्योंकि इनकी जो टाइमिंग होती है मार्केट की वो भी सुबह 9 बजे से लेके शाम को 11:30 तक काम करते हैं, तो काफ़ी बड़ा मोमेंट आता है। प्लस क्या होता है, इंटरनेशनली लिंक्ड होते हैं मार्केट, कोई भी बड़ा न्यूज आता है तो वाइल्ड मूव आ सकते हैं। तो अगर आपका अमाउंट छोटा है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए दोस्तों। तो इसलिए अगर इसमें आपको काम करने से पहले आपके अकाउंट में एक ठीक ठाक सा अमाउंट होना चाहिए। आई थिंक आज के लिए अगर पहले मिनी सेगमेंट होते थे तो वो आप हैंडल थोड़े से कम अमाउंट में भी कर सकते थे, बट अब मेगा लॉट्स हैं तो थोड़ा इसको बहुत संभल के ट्रेड करिएगा अगर आप करना चाहते हैं। बाकी मैंने बता दिया कि इनके अब मेगा लॉट्स काम कर रहे हैं। और इसके बाद इसमें बुलियंस आते हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर आते हैं। इसमें गोल्ड के और सिल्वर के, मेगा और मिनी दोनों पे काम होता है। गोल्ड में, माइक्रो पे भी इनके काम होते हैं, गोल्ड सिल्वर में। तो अगर आपको कमोडिटी सेगमेंट में काम करना है, आपके पास अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं है, जो कि मैं मानता हूँ कि बिगनर स्टेज है तो अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होता है, अमाउंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आप गोल्ड एंड सिल्वर के माइक्रो लॉट्स को प्रीफर कर सकते हैं। इसमें पैसा भी कम लगता है और आपके जो मूव हैं वो भी ठीक ठाक से मूव मिल जाते हैं आपको समझने के लिए। आपकी लर्निंग के लिए सबसे अच्छा बुलियंस में अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि ये इनके जो मेगा लॉट के साथ में इनके माइक्रो लॉट भी मौजूद होते हैं मार्केट में। तो आप उनके साथ में कम अमाउंट के साथ में भी काम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसके साथ जा सकते हैं दोस्तों। तीसरा होता है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल और जो नेचुरल गैस, जिस तरीके से पता है कि एनर्जी के सोर्सेज हैं और ये भी इंटरनेशनली, जो भी कम्युनिटी मार्केट है वो सारी इंटरनेशनली लिंक्ड है, तो इनके मूवमेंट भी उसी हिसाब से कैप्चर होते हैं। यूएसए में क्या इनका डेटा आ रहा है, इसके बाद जहाँ भी इनका ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, क्या उस कंट्री का कोई भी न्यूज़ जुड़ा हुआ है उसके साथ में, उन सब चीज़ों को भी हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर हम एंटर करने के बाद में सोचते हैं कि हमको कम्युनिटी सेगमेंट में जाना है, तो उसके लिए पहले इनको जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो किस तरीके से मूव कर सकता है। या तो जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा होगा, या तो वहाँ के डेटा में कोई चेंजमेंट आया है, या तो वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसी न्यूज़ चल रही है जो क्रूड ऑयल के प्राइस को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, या जो भी प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं उसके अंदर कोई पॉलिटिकल मैटर चल रहे हैं, या किस तरीके से उनका जो डिलीवरी सिस्टम है वो काम कर रहा है, तो वो सब चीज़ें जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनके भी जैसे मैंने बताया कि पहले मिनी लॉट था, नेचुरल गैस का तो नहीं होता था, बट क्रूड ऑयल का होता था, वो भी नहीं काम करता, मेगा में काम करते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा ही लगता है। अगर कम मार्जिन है आपके पास में तो गोल्ड और सिल्वर के माइक्रो लॉट के साथ जा सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, प्रेफर कर सकते हैं आप, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये हमने बताया कि किस तरीके से ये कौन कौन से एक ठीक ठाक से जो सेगमेंट हैं जो भी काम कर रहे हैं, करने के लिए बहुत कुछ है मार्केट में, बट अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो मेरी तरह आप एक छोटे निवेशक हैं या ट्रेडर हैं, तो उसके लिए आपके लिए मैंने बताया कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप उस सेगमेंट में एंटर करें जहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, जहाँ पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, काम करना आसान है, पैसा आपके पास छोटा है, तो लॉस करने के लिए कितना कम अमाउंट आप लॉस कर सकते हैं। पैसा बनाने के लिए जब आप एक्सपर्ट होंगे तो पैसा बहुत सारा बनेगा, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है उसको सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। सीखने के टाइम पे अगर आपने बहुत बड़ा अमाउंट लॉस कर दिया तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप आगे चल के इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि जब आगे आप काम करेंगे तो आपके अंदर एक डर बैठा रहेगा, आपके अंदर एक डर आएगा कि हम इसमें काम किस तरीके से करें। लेकिन अगर आप एक ऐसी चीज़ों से शुरुआत करते हैं जो आपके लिए प्रेफर है, आपके अकाउंट के लिए हेल्दी है, आपको अगर थोड़ा बहुत लॉस हो भी रहा है उसके बाद भी अच्छा आप लर्न कर रहे हैं, अर्न करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले लर्न कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। जैसे कि मैंने अगर कम्युनिटी में काम करना है तो गोल्ड एंड सिल्वर के छोटे लॉट में काम करिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर थोड़ा बहुत लॉस हो भी रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है किसी चीज़ वजह से, किसी प्रॉब्लम हो रही, तो ऐसा कोई खास आपके लिए ऐसी कोई अकाउंट के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी कि आगे आप काम ना कर सकें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों इसके अगले जो भी एपिसोड होगा उसमें हम बात करेंगे किस तरीके से अगर हम इक्विटी कैश से स्टार्ट करेंगे, कि इक्विटी कैश में हम जैसे एंटर करते हैं तो जो भी अमाउंट है उस तरीके हम कैसे मैनेज करेंगे और कैसे क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।